ओके, हेलो, गुड इवनिंग सभी को जय श्री श्याम। आप सभी का श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो सभी लोग जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए और ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आप लोग जरूर बताइएगा। और जो हमने आपको कल बताया था सरप्राइज वाली क्लास, बिल्कुल ये वही क्लास है जो आपके केवल वर्ग 3 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सरप्राइज क्लास क्यों है, अभी हम आपको क्वेश्चन सारे दिखाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मोस्टली इसमें से जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे वर्ग 3 का तो है ही, लेकिन वर्ग 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्लास सरप्राइज वाली है। आज का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं और आपको बता दें आगामी शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा वर्ग 2 या वर्ग 3 का एग्जाम हो, यहां तक कि वर्ग 1 में जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेम एडिटिव पैटर्न आपको आगामी शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। तो आज इस क्वेश्चन सीरीज को लगाइए और सबसे बड़ी बात कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं तो यही तो सरप्राइज है, यही तो सरप्राइज वाली क्लास है। सभी में आप बने रहिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ सरप्राइज क्या है। ठीक है, जब व्यापम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन होता कुछ और है और निकलता कुछ और है, वही कहानी यहाँ पे है। ये क्लास आप लोगों के लिए सरप्राइज वाली क्लास और ये पैडागॉजी क्लास है। पैडागॉजी हर सब्जेक्ट में पूछता है, हमने आपको फिर भी बताते रहे, बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि ये सिर्फ वर्ग 3 के लिए नहीं है। यहाँ क्वेश्चन आप देखिएगा और आप लोग आगामी शिक्षक भर्ती एग्जाम होगा सेम एडिटिव यही पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, एकदम तैयारी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और अपने ज्ञान का यहाँ पे आप लोग प्रतिभा दिखाइए, अपने ज्ञान का यहाँ पे उपयोग करिए। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले आप लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, बिल्कुल शुभम जी, प्री बीएड प्री डीएलएड के भी लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपके प्री बीएड प्री डीएलएड के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान देखिएगा। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा और आगामी शिक्षक भर्ती होगा ये वीडियो भी उस टाइम आपको दिखाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है, आपको सबको क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे तो आप लोग इसको थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ओके, देखिए समय लगाइएगा क्वेश्चन में, आपको समय लेना है ले लीजिएगा। ठीक है, समय लेना है आप लोग ले लीजिएगा, फिर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए जैसे हम आपको थोड़ा इसकी हिंदी दिखा दे रहे क्वेश्चन को, फिर कूट में आते हैं। देख लीजिए, समय लेना आप लोग ले सकते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। कह रहे पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा का आपको यहाँ पूछा है मूल लक्ष्य। ठीक है, मूल लक्ष्य यानी मेन लक्ष्य की बात कर रहा है। देखिए, आसपास के बदलावों के अनुकूल ढलना, मतलब आसपास के जो बदलाव है उसके अकॉर्डिंग आप भी बदल लीजिए अपने आप को। ठीक है, पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता करें। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी जोखिम आते हैं, जितनी भी चुनौतियां आती हैं, उन सबसे निपटना। लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, या पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता। देखिए ये सब, अगर ये जितने ऑप्शन आप मिल रहे हैं तो कूट में है। कह रहे ना पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य क्या, सबसे मूल तो यही होगा कि पर्यावरण संबंधी जितने मुद्दे हैं इनके बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना। अगला क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता को मजबूत करना। ये भी पर्यावरण की शिक्षा का मूल लक्ष्य है कि हम पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों में या उन समस्याओं को हल करने के लिए हम अपनी बात रख सकते हैं या हम निर्णय ले सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए, ध्यान देखिएगा। इसमें आपको कूट से उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि आंसर से देंगे तो फिर गलती हो जाएगी। कूट से आपको उत्तर देगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, केवल ए बी सी। ऑप्शन बी कह रहा है सी डी ई। ऑप्शन डी सी कह रहा है बी सी डी। ऑप्शन डी कह रहा है डी ई ए। अब देखिए 3 ऑप्शन है, बातें 5 और ऑप्शन 3 है। आपको वो चूज करना है जो ज्यादा सही हो, और यही आप लिख के ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। आगामी शिक्षक भर्ती में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीडीई, वीरेंद्र जी ने कहा सीडीई। चलिए देखते हैं,
बी ऑप्शन, सी डी ई। ओके, पहली बात देखिए, ये जो डी ऑप्शन है और ई ऑप्शन कैसे समझेंगे? डी ई ऑप्शन तो पर्यावरण मूल कह सकते हैं पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य तो है कि पर्यावरण के प्रति आपको जागरूक करना, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उस पर आप निर्णय ले सकते हैं, इतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अब डीई तो होना चाहिए। अब देखिए डीई इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें, अब यहाँ पे कहीं पे डीई नहीं है, ये दो ऑप्शन कट गए। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, अगर आपको एक नंबर चुराना है तो यही करना पड़ेगा। अभी आगे बहुत सारे सरप्राइज बाकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डीई यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, डीई यहाँ पे। अब सी और ए में देखना कौन ज्यादा पॉजिटिव है, आपको सी और ए में देखना कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है, ध्यान देखिएगा। सी और ए में देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है आसपास के बदलाव के अनुकूल ढलना, और सी ऑप्शन क्या कह रहा है, लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के प्रोत्साहित करना। तो क्या कहते हैं आप लोग? बी ऑप्शन। देखिए अब आसपास के बदलाव के अनुकूल ढलना ठीक है, लेकिन पर लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका ए से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी डी और ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी डी ई हमारा इस ऑप्शन में मत जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे सी डी ई क्लियर है, सी डी ई ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल रुचि मैम, वर्ग 2 के लिए अभी अभी देखिए क्वेश्चन अगला वर्ग 2 के लिए आने वाला है। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन हम आपको पहले यहाँ पे क्लियर दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको शिक्षक भर्ती में। कथन क्या कह रहा है, पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्रवाई की प्रक्रिया है। यानी जो पर्यावरण शिक्षा होती है, वास्तविक पर्यावरण से रिलेटेड जो भी समस्या, जो भी मुद्दे हैं, उन पे खोज करने के लिए उन पे कार्रवाई की प्रक्रिया है, ठीक है। अगला कारण क्या कह रहा है, बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। तो चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आएगा सोनू जी, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। जी रानी जी, चित्रलेखा जी, संस्कृति जी, वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, स्वाति जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पेडागोजी है। सिंपल सी बात है, पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरण समस्याओं पर शोध, कार्रवाई, समझ विकसित करने की बात करता है, जागरूकता बढ़ाता है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जो बच्चों को समानता, पर्यावरण, अन्य कई विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, ये तो चलो ठीक है, और पढ़ाया जाता है, इतना पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान और दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। पर्यावरण शिक्षा से ही तो इन समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जो दृष्टिकोण है या जो क्षमता वो हासिल होता है, ये कारण गलत हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ए सत्य, आर असत्य, ऑप्शन सी। ए सत्य, कथन सत्य, लेकिन कारण क्या है? असत्य। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जी, ये रहा आज का सबसे फेवरेट प्रश्न, ठीक है। चलिए वर्ग 2 वाले भी ध्यान से देखिए, ये रहा आज का प्रश्न, फेवरेट प्रश्न। वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, प्री बीएड, प्री डीएलएड हो, शिक्षक सीटी टेट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, सी टेट हो, टेट हो, राजस्थान टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, जे टेट हो, रीट हो, सब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए हमेशा तो वन लाइनर मिलता था ना, अब यहाँ पे कूट में कर दिया, आपका समय ले जाएगा ये प्रश्न, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कह रहे हैं कि सूची ए दिया है और सूची बी दिया है, आपको मिलान करना है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पर्यावरण में वस्तु का हेर फेर, वस्तु को इधर उलटना पलटना रखना। सेंसरी मोटर स्टेज, बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठोस परिचालन चरण, बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है। औपचारिक परिचालन चरण, बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीख लेता है। मेरी क्लास आप अटेंड करते तो मुझे उम्मीद है एकदम सही जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सी टेट में आता है, ये हमारे शिक्षक भर्ती सीजी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके ठीक है जी, क्या लगता है? बी ऑप्शन बताया है, चलिए देखते हैं कैसे बी होगा। हमने आपको कितनी बार पढ़ाया है ना, ध्यान देखिएगा। सबसे पहली बात,
भले यहाँ पर्यावरण लिख दिया है, वस्तु को हेर फेर, वस्तु को उलटना पलटना, मुंह में डालना, चूसने की क्रिया करना, ये किस अवस्था की बात है? सेंसरी मोटर स्टेट। ये किस अवस्था में आ जाता है आपका? सेंसरी मोटर स्टेट, यानी बी का पहला हो गया। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री, देखिए सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? सभी चीज 2 से 6 वर्ष। और हमने बताया है भाषा विकास का संवेदनशील चरण पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होता है, और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष होता है। इसी में आ जाएगा, यानी कि जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है। शब्दावली मतलब भाषा विकास से रिलेटेड है। शब्दावली मतलब क्या हो जाएगा? भाषा विकास से रिलेटेड है। क्लियर है? इतनी बातें सबको समझ में आई? चलिए, सी आपने बताया, बिल्कुल हम सी को लेके चलते हैं। अब बात करते हैं ठोस परिचालन अवस्था। आपको पता है ये मूर्त अवस्था है, ठीक है? ये क्या है? मूर्त अवस्था, ठीक है? मूर्त अवस्था की बात करें, बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। औपचारिक परिचालन में क्या है? बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अब आप बताइए किसमें आप लेके जाएंगे? बताइए सभी लोग। सी ऑप्शन बोल रहे थे क्या आप लोग? ए का चौथा प्री ऑपरेशन, बच्चा जोड़ना घटाना, ए का चौथा कैसे? अभी तो हमने बताया जी, बिल्कुल। अरे भाई प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? बच्चा शब्दावली यानी भाषा विकास से रिलेटेड है। पूर्व कह सकते हैं यहाँ पे परिचालन अवस्था, पूर्व पर कह सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये ए का तीसरा हो जाएगा ना। इसके बाद के सेंसरी मोटर बी का पहला हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें 2 ऑप्शन है, आपको पता है ना, हमने बताया ना, बच्चा तार्किक रूप से सोचना। अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा? हमने बताया ना, वस्तु और घटनाओं के प्रति तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यही वस्तु और घटनाओं के बीच अमूर्त रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है, वो अमूर्त में जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, कह रहे बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है और बच्चा जोड़ घटाना। अब ये औपचारिक परिचालन अवस्था, ये हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। ये किशोरावस्था बच्चा है। क्या किशोरावस्था बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा? ये तो उसके पहले ही हो जाएगा ना। तो इस वजह से हमारा जो ठोस परिचालन है उसको हम 4 बोलेंगे। यहाँ पे बच्चा जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सीख जाता है, और जो हमारा औपचारिक परिचालन अवस्था है इसको हम बोलेंगे बच्चा तार्किक रूप से सोचता है या सोचना शुरू कर देता है। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कितने लोगों को समझ में हाथ उठाए जी? बिल्कुल, अच्छा बी होगा बस। हाँ बी ही होगा। सबको समझ में आया? ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको बता दें, मेरी बात ही सच हो जाए तो कितनी अच्छी बात रहे। वैसे हमारे व्यापम के द्वारा ऐसा होता है, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कराए जाते हैं, तो भगवान से यही इच्छा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए। ठीक है, चलिए राधे राधे। पूनम जी काफी लेट कर दी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देख रहिएगा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सब समझ कर उत्तर देंगे तभी मिलेगा, और कहीं यूं ही उत्तर दे दीजिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये किसी एग्जाम में है कि बिल्कुल ये हमारे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में आया हुआ है। ठीक है, आइए। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अदर स्टेट में आया क्या? नहीं भाई, हमारे छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना। आप लोग पैडागॉजी पढ़े, पैडागॉजी में आपको समझ निकालना पड़ेगा। पैडागॉजी हर शब्द की एक ही होती है, बट आपको समझना पड़ेगा कैसे। देखिए अब क्या है, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान कॉमन सी बात है, आप लोग भी घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को, दृष्टिबाधित बच्चों को दिखाई नहीं देता, तो बच्चा सुनकर और छूकर सीखेगा। बच्चा या तो सुनकर सीखेगा या तो हाथ से टच करके सीखेगा। अब क्या है, ध्वनि संदेशों का उपयोग करना क्या होगा, मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करना क्या होगा या नहीं होगा, साथी द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा या ठोस अनुभव का उपयोग करके। बताइए मैम की बात सुन के कोई कोई सी किए थे। अच्छा हमने बोल दिया, बहुत बढ़िया। इसलिए क्या, क्योंकि हमने मिलाया नहीं था। ठीक है, बाकी कल से आरती जी इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश का एमसीक्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। अब तो सभी हो गया, रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हैं, डेली आपका एमसीक्यू हो रहा है, जीके जीएस स्टार्ट ही करा दिया गया है। इवनिंग में आपका इस टाइम इंडियन जीएस का क्वेश्चन होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो ही रहा है, हिंदी आप लोग पढ़ ही रहे हैं, प्रैक्टिस बचा ही क्या।
प्री डिलेट की पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी बेहतरीन तैयारी श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट में हो रही है। जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं उनको आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। कुछ कारणवश से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हुआ, ठीक है। चलिए 4 का डी सभी लोगों ने बता दिया और यही चाहिए भी। अब देखिए ध्वनि के द्वारा, मौखिक द्वारा, साथियों द्वारा स्पष्टीकरण सुनेगा ही। अब आप कहेंगे मैम ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक, सुनिए मेरी बात, आप दूर बैठे हैं तो फिर ये कैसे होगा ठोस अनुभव का उपयोग करके। ये क्लास थोड़ी सी हमारी आपके बीच बातचीत वाली क्लास है, ठीक है, क्योंकि पैडागोजी चल रहा है यहाँ पे। तो कैसे ऑनलाइन क्लास में कैसे ठोस अनुभव का उपयोग, ये कैसे पॉसिबल होगा। पहले ये जिस भी एग्जाम में आया है पहले इसको नहीं लिया गया था, डी ऑप्शन मॉडल आंसर में। तो बताइए क्या बात है, आंसर भी चेंज हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे कहने पे हम तो पूछ रहे हैं अभी आप लोगों से, हम आंसर चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बट अब हे भगवान क्यों आप लोग चेंज, अभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, सिर्फ क्वेश्चन किया जा रहा है। सपोज आप घर बैठे हैं, हम आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट आप घर बैठे हैं, अब हम आपको ऑडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती क्या कि जिसको हम बोले इसको टच करके बताइए। क्या ठोस अनुभव का उपयोग करके आप वहां पे, भले वो ऑनलाइन कक्षा हो, क्या वहां पे आपके आसपास चीजें नहीं होंगी, क्या आप उसको छू करके नहीं बता सकते। बिल्कुल बता सकते हैं। अब ऑनलाइन क्लास है, अब मान लीजिए बच्चा दृष्टिबाधित है, वो सुन रहा है, अगर उससे कहें कि जाओ अपने किचन में जाओ, जो भी सामान है उसको, मतलब जो भी चीजें हैं, अगर मीठा, तीखा या मिर्च कैसे होता है उसको टच करके देखो, टमाटर कैसा होता है उसको छू के देखो, कैसा उसका साइज होता है, तो क्या वो बच्चा नहीं करेगा। ऑनलाइन क्लास में भी पॉसिबल है। तो चारों होगा, आंसर क्यों चेंज करते हैं आप लोग, ये चारों सही होगा। सुना करा करिए आप लोग, ऐसे आंसर चेंज करना अच्छी बात नहीं है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके फाइनल एग्जाम में पड़ेगा, और जो हम नहीं चाहते। ठीक है, बात समझ में आई जी। अच्छा ठीक है, खुश रहिए, मजा आ रहा है तो और क्या ही चाहिए, बता सकते हैं मैम जी। अपने पास के पेन को छुए, बिल्कुल कमलेश्वर जी, यही तो हम कहना चाह रहे थे, पर हम उसको पहले ही छू कर पढ़ गए। डी राइट होगा जी, मैं डी ही बताए थे, बिल्कुल सभी जी ने आंसर नहीं चेंज किया था। ठीक है, कोई बात नहीं अंकिता जी, आज लाइव देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न क्या है, आपके मैथ पैडागोजी हो, हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी हो, सब जगह देखने को मिलता है, बस नाम यहाँ ईवीएस रखा गया है। ईवीएस, ठीक है, ईवीएस अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और आप लोगों से पूछ रहे हैं, ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, देख लो बताइए ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में लिखा रहता है पर्यावरण अध्ययन, कहीं पर्यावरण विज्ञान नहीं लिखा रहता। ठीक है, क्या होते हैं पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट नहीं भाई। ठीक है, ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन। ओके, देखिए शिक्षण सीखने की रचनावादी पद्धति, रचनावादी मतलब यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, या हम कह सकते हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, या कह सकते हैं क्या, कंस्ट्रक्ट करेंगे। यानी यहाँ पे आपके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग की भरमार होगी, आप सारी चिंतन करेंगे, आप सारी चिंतन करेंगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करेंगे, बिल्कुल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहां शिक्षण जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर होता है। एक और दो दोनों, केवल एक, एक और दो दोनों, या केवल दो। क्या बताया आप लोगों ने आंसर, बढ़िया, बोथ ट्रू मैम, सबका आंसर सही है, सभी लोगों ने बताया है जी। एक और दो हमारा दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मानचित्रण। ठीक है, इसको बोलते हैं मैपिंग।
पहली बात ध्यान रखिएगा, मानचित्रण की बात करें, मैपिंग, ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं किस सहायक होती है, किसमें, गणना पूर्व अनुमान के लिए मानचित्रण होता है मैपिंग, या रिकॉर्डिंग क्षमता, या स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, या दृश्य भू दृश्यों का रेखा चित्र बनाने की क्षमता, बताइएगा। मैपिंग, अविका जी सी, विराट जी सी, तनिषा जी सी, सभी लोग बता रहे, बहुत बढ़िया। देखिए आपको बताते हैं मैपिंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा। मैपिंग आपके पोजीशन, प्लेस यानी स्थान से रिलेटेड होता है, और उसके बारे में आपके अंदर क्या, समझ स्थापित करना, अंडरस्टैंडिंग, समझ बनाना। यानी अगर आप मैप देखते हैं, मैप में आप यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पे है, इस स्थिति में आप किसी दूसरे स्थान के सापेक्ष आप किधर है, ये आपको मैपिंग नहीं पता चलता है, यानी कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, न कि भू दृश्यों का रेखा चित्र बनाने की क्षमता। मतलब आपको मैपिंग आता है तो भू दृश्य का रेखा चित्र बना सकते हैं, नहीं, रिकॉर्डिंग करना नहीं, गणना पूर्वानुमान नहीं। यानी सीधी सी बात है, मैपिंग का मतलब होता है किसी भी स्थान के सापेक्ष जो उसकी पोजीशन है उसकी समझ होना। जैसे अगर हम आपको बोल दें कि हमारा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के किस, कह सकते हैं, और है उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इस तरह का, तो वो मैपिंग में चला जाएगा, वो मैपिंग एबिलिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मैपिंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। हाँ, आजकल तो बड़ा इसका यूज हो रहा है। मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण अनुभव प्राप्त होते हैं, बताइएगा जी। दिव्या जी बताते चलिए आंसर 7 का सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जानवी जी फटाफट उत्तर देते चलिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों बात सही है। अब देखिए जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, आप यही देख लीजिए, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सीखने की प्रक्रिया में बेहतर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया है, ये आपको रोचक, इंटरेस्टिंग और गतिशील शिक्षण अनुभव प्रदान करती है। यानी स्टूडेंट कैन हैव इंटरेस्टिंग एंड डायनामिक लर्निंग एक्सपीरियंस विद मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी। यानी बोथ, कथन ए और कारण दोनों ही कहा गया भाई, सत्य। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान से आंसर करना है। अश्विन जी 8 का बी बता रहे हैं, 8 का बी, बड़ा जल्दी आगे आइए। छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती जी। ये क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, समझ कर उत्तर दीजिएगा। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बहुत सारे जानवरों का तस्वीर दिया गया, ठीक है। अब क्या है, क्यों दिया गया, ताकि वे उन जानवरों को, मतलब ढेर सारे जानवर की तस्वीर दी गई है, उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते। मतलब पहले बच्चा कैटेगरी करेगा, ऐसे जानवर जिनको वो जानता उनको अलग रखेगा, और ऐसे जानवर जिनको वो नहीं जानता उनको अलग रखेगा। उनको बच्चों के मतलब किससे, जिनको वो नहीं जानता, ऐसे जानवरों को क्या करेंगे, वो रंगेंगे, ठीक है, उनको रंगेंगे, रंग सके, ठीक है। इससे हम छात्रों को समझा सकते हैं। पहली बात, यहाँ 3 चीजें दी हैं हर ऑप्शन में, एक पकड़ना है, 3 को लेके चलना, मतलब 3 पकड़ना है, एक को छोड़ना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 9 का ज्योति जी ने सी, ए सी डी। क्या बात है, बिल्कुल यही चाह रहे थे, बहुत बढ़िया। 8 का बी, एक ही ऑप्शन बताइए वीरेंद्र जी। हमने यहाँ पे तो आपको बता भी दिया पूरा क्लियर करके, बहुत बढ़िया कमलेश्वर जी। मनीषा जी डी बता रही हैं। अभी तो हमने बताया, देखिए यहाँ डेटा एकत्रीकरण, चलिए अवलोकन देखेगा, रचनात्मक सोच है, हम बच्चों को ये काम दे रहे, ये दोनों एक्टिविटी ए और सी तो दोनों है, ये मान चलिए। अब डेटा एकत्रित वर्गीकरण, आप कहेंगे मैं वर्गीकरण का हुआ, तो हमने बताया ना कि वे उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते, तो जो उनके घर में तो उन जानवरों को अलग करेगा और ऐसे जानवरों का समूह बनाएगा, या हम कह सकते हैं ऐसे जानवर रखेगा जिनका, जो उनके घर में नहीं रहते, उनको क्या करेगा, पेंट करेगा, रंगेगा। तो यहाँ वर्गीकरण हो गया ना ऑप्शन, यानी कि ए सी डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी, ए सी डी। यहाँ डाटा एकत्रीकरण से कोई लेना देना नहीं, यहाँ डेटा एकत्रीकरण थोड़ी हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, ये आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा, औपचारिक स्थिति में मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दैट इज ए समेटिव असेसमेंट।
असेसमेंट फॉर लर्निंग दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के रूप में आकलन, मूल्यांकन। बहुत बढ़िया, सबको पता है हम अगर बच्चों को सिखा रहे हैं और उस बीच अगर हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है, हम बच्चों का निदान और उपचार करना चाहते हैं। हम मूल्यांकन अगर हम ना करें तो हमें पता कैसे चलेगा, मूल्यांकन कैसे करेंगे, बच्चों से पूछ के ही करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग मेथड होता है, तो हम बच्चों में जो मतलब जो कमियां है, जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करना, पहली बात पहचान करना, फिर दूर करना, यानी निदान और उपचार करना। मूल्यांकन नहीं, मगर मूल्यांकन जैसा शब्द ही ना हो तो टीचर की भी कोई आवश्यकता नहीं, कौन मूल्यांकन करेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे औपचारिक स्थिति में मूल्यांकन, ये तो निगेटिव हो जाएगा। सीखने का मूल्यांकन ये शिक्षण सत्र की समाप्ति पर होता है, एंड ऑफ द सेशन होता है। और सीखने के लिए मूल्यांकन ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें आप लोग जानते रहिएगा, इसमें डायग्नोसिस, ठीक है, इसमें आपका डायग्नोसिस के साथ साथ रेमेडियल भी होता है, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय पर, क्या प्राथमिक विद्यालय पर ईवीएस अनुदेशन, यानी हमको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है ना, ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्र दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ये प्रश्न आपको शायद थोड़े से परेशान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा। सर्वेक्षण यानी सर्वे, प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेशन, चर्चा यानी डिस्कशन, व्याख्यान। पहली बात, सबसे इजी तरीका, व्याख्यान से कोई लेना देना नहीं प्राइमरी स्तर पे। जहां डी ऑप्शन है उनको उठा के फेंक दीजिए, यहां से ए और सी तो कहानी गई, सी और डी, सी डी ये हटाई। अब ये दो है, इसमें से उत्तर देना है आपको, ठीक है। 10 का बी सब लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, देखते हैं 10 का बी, मोस्टली लोग 10 का बी, 10 का बी, ओके जी। चलिए, मोस्टली लोगों ने सही बताया, रानीपाल जी, भूमिका जी, उम्मीद भी थी आप लोगों से। क्या कह रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण का सर्वोत्तम देना है। पहली बात, बाल केंद्रित दृष्टिकोण का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है क्या, सबसे पहली बात देखिए, चर्चा तो इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है, आपका इसमें चर्चा तो इंक्लूड रहेगा, सी ऑप्शन। अब यहाँ सी ऑप्शन दोनों है, अब ए और बी में आपको देखना है, ए और बी में देखिए, ईवीएस में ये जो सर्वे है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईवीएस में जो सर्वे है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम ऑफ चाइल्ड सेंटर अप्रोचेस टू ईवीएस इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्कूल लेवल, तो ये सर्वे बहुत जरूरी है, यानी सर्वेक्षण करके, क्योंकि सर्वेक्षण करके हम बहुत सारे डेटा एकत्र कर सकते हैं और सर्वेक्षण के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी जो कि हमारे बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाएगा। तो ए और सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जैसा कि आप लोगों ने बताया, बहुत बढ़िया जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोड़ी बनाइए। हाँ, ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही इस पे हमने ऑफलाइन क्लास में चर्चा की थी पूरा हमने। अगर यहाँ पे कोई ऑफलाइन क्लास वाला स्टूडेंट होगा तो उनको पता होगा इसके बारे में। आज हमने ऑफलाइन में पूरी थियरी पढ़ाई है। क्या है, फ्रॉबेल है, रूसो है, रेमांड है, मांटेसी। अब सुनिएगा आप लोग ध्यान से, आंसर करिएगा। मैम डी लिया है, नहीं मैम, चंचल मैम बी ही सही होगा, ठीक है, ओके। आइए देखिए, पहली बात, विद्यालय बचपन का घर, माता है आदर्श अध्यापिका है, प्रकृतिवादी दार्शनिक परिवार, इसका कूट इधर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले आप लोग आंसर करिएगा। ऑफलाइन क्लास इवनिंग में होता है हमारे यहाँ, ठीक है, 3 बजे से स्टार्ट होती है। 11 का सी मतलब ए का दूसरा, ओके, और बी का तीसरा, ठीक है, सी का चौथा और डी का पहला, ओके। देखते हैं, बताते चलिए बाकी लोग। दिव्या जी ने ए बताया हुआ है, सभी लोग आंसर करते चलिएगा जी। प्रतिभा जी ने सी बताया है। सभी लोगों ने बता दिया। चलिए, एक नाम याद रखिएगा, मे बी आगे आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ध्यान सुनिएगा।
एक आपको नाम बता रहे हैं, नाम सुनिएगा और सब लोग नाम टाइप करिएगा, ठीक है। टाइप करवाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, हमने बताया यहाँ पे फ्रॉबेल है, रूसो है, रेमांड है, मॉन्टेसरी है। विद्यालय बचपन का घर है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, प्रकृतिवादी दार्शनिक, परिवार सीखने का प्रथम स्थान। अब इसमें एक काम, जैसे हमने कहा ना, एक नाम याद रखना है आपको, ला कासा देई बॉम्बिनी, ठीक है। याद रखिएगा, ला कासा देई बॉम्बिनी, ठीक है। क्या नाम याद रखना है? ला कासा देई बॉम्बिनी, ठीक है। हालांकि है ये इटली में, क्यों? क्योंकि हमारी मॉन्टेसरी जो थी वो इटली की निवासी थी। कहां की? इटली की। उसी तरह जो फ्रॉबेल थे वो जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी। तो ये इटली का शब्द है। क्या है? ला कासा देई बॉम्बिनी, ठीक है। क्या है? ला कासा देई बॉम्बिनी। इतना खतरनाक वर्ड भले ही है, जानते रहिएगा, इसको बोलते चिल्ड्रन हाउस, ठीक है। जीज अफ्रीकन नेम लग रहा है, नहीं, इटली का है ये, ठीक है। ला कासा देई बॉम्बिनी। चलिए, इसको बोलते हैं बच्चों का घर, इसको बोलते क्या? बच्चों, या चिल्ड्रन हाउस बोलते हैं। इसका अर्थ होता है बच्चों का घर, ठीक है। बच्चों का घर, या इसको बोलते हैं क्या? चिल्ड्रन हाउस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन हाउस। तो अब देखिए, ये हमारी मॉन्टेसरी है। मॉन्टेसरी क्या है? विद्यालय बचपन का घर। हमने बोला ना, बच्चों का घर, चिल्ड्रन हाउस। ला कासा देई बॉम्बिनी का अर्थ होता है बच्चों का घर, चिल्ड्रन हाउस, यानी मॉन्टेसरी का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, विद्यालय बचपन का घर है, ठीक है। विद्यालय बचपन का घर है, ठीक है। कोई बॉम्बे समझ जाए, कोई बात नहीं, बॉम्बे से ही होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब यहां पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा। चलिए, खैर जगह नहीं है, हम आपको ऐसे ओरली बता दे रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? फ्रॉबेल। अच्छा, रूसो को तो जानते रहिए, रूसो हमारे क्या? प्रकृतिवादी है। रूसो हमारी प्रकृतिवादी, इनकी बुक है एमाइल, जानते रहिएगा। रूसो हमारे प्रकृतिवादी, यानी बी का तीसरा। अब बात करते रेमंड, जो है, इन्होंने बताया था जो परिवार है सीखने का प्रथम स्थान है, परिवार सीखने का प्रथम स्थान ये रेमंड ने बताया था। अब अगला है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल की क्या? माता आदर्श अध्यापिकाएं। देखिए, इनका फ्रॉबेल का एक स्टेटमेंट है, हम आपको पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। इन्होंने बोला था कि माता आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। ये स्टेटमेंट है हमारे फ्रॉबेल जी का, इसलिए हमारा फ्रॉबेल का ऑप्शन यहाँ सेकंड हो जाएगा। तो ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा यहाँ पे है, फिर बी का हमारा तीसरा हो जाएगा, सी का चौथा और डी का पहला, ऑप्शन सी। कितनी जानकारी यहां से आपको मिल गई, इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। ला कासा देई बॉम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस, बच्चों का घर। ये हमारी मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने पाठ्यक्रम को 4 भागों में डिवाइड किया था, कर्मेंद्रियों पर आधारित, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित, भाषा शिक्षा और गणित शिक्षा, ठीक है। इन जो नर्सरी स्कूल है वो हमारी मॉन्टेसरी जी की देन है। जो एलकेजी, यूकेजी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन वो हमारे फ्रॉबेल जी का है। फ्रॉबेल हमारे जर्मनी के थे। इनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी 4 से 8 वर्ष के बालकों की थी। इटली की हमारी थी मॉन्टेसरी, इनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी 3 से 6 वर्ष के बालकों की था। ये सारी चीजें आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है, ओके। और फ्रॉबेल का फेमस कथन है, फ्रॉबेल ने दिया था बालोद्यान, किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा, यानी इनका एक स्टेटमेंट है, विद्यालय एक बगीचे के समान है, जहां शिक्षक एक माली और छात्र छोटे छोटे पौधे, ठीक है, ओके। सो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबको क्लास समझ में आ रही है? जो हमने सरप्राइज वाली क्लास सोची थी, क्या वास्तव में वो सरप्राइज वाली क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, या एक तरह से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे तो भी हम समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आइए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, रख लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके पुण्यनायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? हाँ, देखिए, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन, वही मैपिंग, मानचित्रण, अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? क्या गणना करना आएगा उनको, रेखा चित्र बनाना, मापन करना, या स्थान, दूरी, दिशाओं को समझने की क्षमता? वही है, किसी स्थान के सापेक्ष किसी भी स्थिति की समझ होना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सभी लोगों ने बना लिया? आइए, हाँ, पीडीएफ हम आपको सबको दे देंगे, टेलीग्राम पे है तो भी मिल जाएगा,
और हमारा ऐप अगर नहीं डाउनलोड किया तो वहां मिल जाएगा, वहां तो आपको सीरियल से मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देंगे तो भी आपको ऐप लिंक मिल जाएगा। नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। आइए देखिए, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां न करें तो बच्चे नहीं कहा जाएंगे, और बच्चे अगर गलतियां न करें तो शिक्षक भर्ती नहीं होगा, ये सीजी ट्रेड नहीं होगा। हमारी आपकी कोई जरूरत नहीं, जब बच्चा गलती ही ना करे तो फिर शिक्षकों की क्या ही आवश्यकता। तो ये सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अच्छा, ये बच्चों को समस्या समाधान करने में सहायता करती हैं, या बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बांटने का आधार होती है, यह सीखने में कमजोरी की परिचायक है। यानी दिस इज द साइन ऑफ वीकनेस इन लर्निंग। परिचायक मतलब संकेत है। बहुत ही बढ़िया अख्तर जी, बेहतर, कुंज बिहारी जी, कामनी जी, सम्मेलाल जी। सभी लोगों ने सही आंसर दे दिया, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रुटियां क्या अधिगम का हिस्सा हैं, त्रुटियां समस्या समाधान में मदद करती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के, अब देखिए ये चारों हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, चारों क्या है। शिक्षक आकलन की, ये सब आकलन के उपकरण है, ठीक है, कि अंततः बच्चे के सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्र कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। प्रगति की जानकारी पूरा ओवरऑल आप समझ सकते हो, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। हालांकि रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड तो ये जो एनेक्डोटल होता है रिकॉर्ड इसमें भी रखा जाता है, ठीक है, लेकिन आपको बताना है जांच सूची, पोर्टफोलियो, जांच सूची यानी एक तरह से कह सकते रेटिंग स्केल है, सॉरी चेक लिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये आपका रेटिंग स्केल हो जाएगा, ये एनेक्डोटल और ये पोर्टफोलियो। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे की प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ये होता है क्या, पोर्टफोलियो। क्या होता है, पोर्टफोलियो। अब देखिए चेकलिस्ट बता दे, तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आप फॉर्म भरते हैं या बच्चों के आप जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं उसमें बना होता है ना कि बच्चा गुड है, बैड है, बेस्ट है, क्या है, इसमें आपको टिक करना होता है, यही होता है क्या, चेकलिस्ट होता है, ठीक है। अब ये रेटिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐप है, हमारा ऐप है सोर्स सक्सेस इंस्टीट्यूट का ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाके वहां पे आप रेटिंग दे सकते हैं 1 to 5 तक, तो अलग अलग होते हैं, आप वहां पे रेट कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं उपख्यानात्मक अभिलेख। ये विशिष्ट परिस्थिति में, देखिएगा ये पहली बात विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित होता है। यह विशिष्ट परिस्थिति में एक बच्चा क्या गतिविधि करता है उसका लिखित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है, वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी बच्ची है, ठीक है, वो घर से विद्यालय के लिए निकलती है, ठीक है, और रास्ते में कोई शिक्षक भी आते रहते हैं, फिर रास्ते में कोई एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पे सामान लिए रहता है, वो गिर जाता है उस बूढ़े व्यक्ति का, फिर वो छोटी बच्ची क्या करती है, जाके उनकी मदद करती है। ये चीज शिक्षक देखते हैं, तो ये विशेष परिस्थिति में उस बच्चे ने कैसा बिहेव किया इसका रिकॉर्ड रख लिया जाता है, तो वो होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। यानी विशेष परिस्थिति में एक बच्चा कैसा, जो उसकी विशेष प्रतिक्रिया होती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है लिखित रूप से, दैट इज उपख्यानात्मक अभिलेख। क्लियर हो गया, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में सब कुछ होता है, ए टू जेड डिटेल होती है। जैसे होता है ना, एक ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कोई मुजरिम होता है, अगर उसने पहले कभी कोई मतलब कह सकते हैं कोई अपराध किया होगा, तो अगर वो दोबारा अपराध करता है तो उसका नाम सर्च करके उसकी पूरी लिस्ट निकाल दी जाती है, उसकी एक फाइल होती है जिसमें उसका फोटो रहता है, वो उसका घर, उसका पता, सब कुछ क्या पढ़ा है क्या नहीं, सारी जानकारी होती है। सेम एडिटिव पोर्टफोलियो होता है, एक फाइल होती है जिसमें बच्चे के बारे में ए टू जेड जानकारी होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन, ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, ये अच्छी बात है। पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, मतलब नए नए जो शब्द है उनको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, पाठ में जो चित्र दिए उनको बनाने के लिए कहना, या बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज कराना। राइट, यहां पे रचनात्मक आकलन बोल रहा है। अच्छा रामेश्वरी जी, बहुत बढ़िया, सही है, आंसर करते चलिएगा आप लोग, बेहतर।
अब देखिए ये भी आपका निगेटिव, ये भी निगेटिव, बच्चों को पाठ में दिए चित्र बनाने के लिए कहना ये भी निगेटिव। हम बात कर रचनात्मक आकलन, तो बच्चों से हम एक्टिविटीज कराएंगे और फिर उन अवलोकनों को क्या करेंगे, दर्ज करेंगे, बच्चे ने क्या अलग क्या नया किया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड सोशल इंटरेक्शन। कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्राकृतिक, प्राकृतिक भी रहेगा ध्यान रखिएगा, और सामाजिक अंतर क्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब नेचुरल और सोशल दोनों की बात की, दोनों ध्यान रखिएगा। तो पेड़ों को काटना प्राकृतिक, बांध का निर्माण प्राकृतिक सामाजिक, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना प्राकृतिक सामाजिक, या खुदाई, बताइएगा। इधर भी देख लीजिए, कटिंग डाउन ट्रीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ओपनिंग ए न्यू स्कूल, माइनिंग। आइए गजेंद्र जी बिलासपुर में, डी, कुछ लोग डी। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग डी बता रहे, कुछ लोग सी बता रहे, ध्यान देखिएगा। पहली बात, पेड़ों को काटना एक तरह से प्राकृतिक हो गया, ठीक है, और सामाजिक अंतरक्रिया, आप पेड़ों को काट रहे हैं, हम लोग काट रहे हैं, ठीक है। बांध का निर्माण करना, वो भी बांध जमीन पर बनाएंगे, प्राकृतिक सामाजिक हो जाएगा। नवीन विद्यालय ओपनिंग अ न्यू स्कूल। अब बात करते खुदाई, देखिए दोनों में हमको प्राकृतिक और सामाजिक दोनों लेके चलना है ना, तो नवीन विद्यालय प्रारंभ करना ये भी आपका प्राकृतिक सामाजिक अंतरक्रिया का उदाहरण होगा, बट खुदाई नहीं होगा। माइनिंग से क्या होगा भाई, खुदाई से क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए आप प्राकृतिक काम करें, इसमें सामाजिक क्या होगा, खुदाई करने से क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। हाँ, जो भी कहानी, देखिए कहानी हम बच्चों को क्यों सुनाते हैं, क्योंकि कहानी सुनाकर हम बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए हम तत्पर बनाते हैं, ठीक है। तो इस संबंध में कौन सा कथन सही है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, या बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, या बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते। ये ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। इधर देख लीजिए, कूट में दिया गया, इधर कूट में ए डी आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, ए सी आर करेक्ट, ए बी सी डी आर करेक्ट। 4 ऑप्शन है, 17 नंबर का देख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या बता रहे हैं, ए और डी करेक्ट। बट देखिए अगर हम पर्यावरण अध्ययन में कहानी ले रहे हैं, तो कहानी से कल्पना शक्ति का विकास होगा। बच्चों की एकाग्रता, कहानी सुनाइए, बच्चे कितना ध्यान पूर्वक आपको सुनते हैं, करेक्ट। इतिहास का ज्ञान, बच्चों को इतिहास का ज्ञान, बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते। क्या कहानी से बच्चों को हिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता है क्या कहानी से बच्चों को इतिहास का ज्ञान नहीं होता? ऑब्वियस सी बात है, इतिहास का भी ज्ञान होता है, ये भी सही है। लेकिन बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते, जबकि सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जी, अच्छा जी, हे भगवान, कूट को देखिए, क्योंकि कूट आपको कूटने के लिए तत्पर है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की गई? देखिए एनसीएफ 2005 में पर्यावरण के लिए कुछ बातें बोली गई हैं। पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण करना, मतलब पर्यावरण के प्रति बच्चे जो जिज्ञासा और उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाना, पोषण करना, ठीक है। बच्चों की भाषाई कौशलों का विकास करना, स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए अनुशंसा नहीं की गई? देखिए पहली बात, पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा पोषण करना, ये तो लग रहा है ना पॉजिटिव या होना चाहिए। अब देखिए स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए, ये भी। अब बच्चों के भाषाई कौशल में विकास करना, आपको लग सकता है कि मैम बी नहीं होगा, लेकिन बी और डी दोनों ऑप्शन देख लीजिए, फिर उत्तर करिएगा। कुछ लोग बी बता रहे, कुछ लोग डी बता रहे हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, दिखेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अनुशंसा नहीं है, तो अब क्या कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए, यानी इन क्लासरूम टीचर शुड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट टू द चिल्ड्रेन। ये हमारे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अनुशंसा नहीं की गई। बाकी बच्चों में भाषाई कौशल का भी विकास होता है। देखिए लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज मुझे लगता है हर एक सब्जेक्ट से रिलेट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जिन्होंने डी बताया करेक्ट है।
जी कविता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एनवायरमेंटल स्टडीज class begin with a few questions. Okay, which of the following statement is not the correct in context to ask the question? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाया, प्रश्न पूछकर हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को जानते हैं। बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। बताइएगा, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे आलोचनात्मक चिंतन करते ही हैं। ठीक है, सही गलत डी। ओके, लक्ष्य जी बहुत बढ़िया, भूमिका जी, अजय जी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। हम प्रश्न पूछकर जो उनका प्रकरण है, देखिए द थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू द टॉपिक, नहीं सिर्फ टॉपिक तक सीमित नहीं होता, टॉपिक से हम लोग क्या करते हैं, उसको विस्तारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। बताइएगा, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बच्चों में सुनने के कौशल विकास, बच्चों में बोलने का। देखिए अपसारी अभिसारी, एक होता है मुक्त, ये खुले प्रश्न है, इसको बोलते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। ठीक है, मुक्त अंत वाला प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा जो अभिसारी होता है इसको बोलते हैं बद्ध अंत वाला प्रश्न। जब एक प्रश्न के एक ही उत्तर हो, प्रश्न के उत्तर रटे रटाए पर बेस्ड हो, प्रश्न के उत्तर में बच्चा कुछ नया ना करे, कुछ एक्स्ट्रा ना सोचे, दिमाग में अलग अलग मतलब विचार ना लेके आए, तो उसको अभिसारी बोलते हैं। ठीक है, अभिसारी। लेकिन जब बच्चे अलग अलग तरीके से सोचे, मन में नए नए क्वेश्चंस का आंसर ले आए, नए नए विचार लेकर आए, तो उसको अपसारी बोलते हैं। तो कह रहे हैं ना, बच्चों में खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों बननो नहीं भाई है। ठीक है, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। ठीक है, जैसे हमने कहा कि बेटा अगर आप बच्चों से बोलेंगे कि बेटा अगर इस ब्रह्मांड से या इस धरती से पेड़ पौधे गायब हो जाए तब क्या होगा? कोई कहेगा मैम पानी नहीं मिल पाएगा, कोई कहेगा हमें छांव नहीं मिल पाएगा, कोई कहेगा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। लोग अलग अलग तरह सा उत्तर देंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो अपसारी चिंतन पर आधारित होगा, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग पर आधारित होगा। अपसारी चिंतन को ध्यान रखिएगा, इसी को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, इसी को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसका अगला नाम ही मान लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? ये आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देते हैं। गतिविधि समूह में की जाती है, गतिविधि उत्सुकता जगाती है, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होती है, गतिविधि में चुनौती का सत्व मौजूद होना चाहिए। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर 21 का सी। बहुत बढ़िया, चलिए उत्तर देते चलिए, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। सी, अजय जी ने ए बताया, पूर्णिमा जी ए, अखिलेश जी बहुत बढ़िया, सी ए और सी में युद्ध चल रहा है। चलिए कविता जी ने कहा है तो सही ही होगा। ओके, आंसर करते चलिए आप लोग। बंसीधर जी, सुनीता जी, उत्तर बदलिएगा नहीं आप लोग। कमलेश्वर जी ने भी सी कह दिया। मेरे हाव भाव पे जाएंगे, मेरे जेस्चर पे जाएंगे, तो आंसर का तहस नहस होना तय है। ठीक है, चलिए अगेन कविता जी, अगेन कमलेश्वर जी, विराट जी, तनिषा जी। ओके, ए और सी दोनों नेगेटिव है। ठीक है, सी ऑप्शन। ए वाले क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ए पता है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन को एक्चुअल में उसको जो एक फॉर्मेट होता है लैंग्वेज का, अगर उसको ध्यान में न रखकर पढ़े तो गलत हो जाएगा। एक बार कविता जी फिर से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन ए, गतिविधि समूह में ही कराई जाती है, या गतिविधि समूह में अकेले बच्चे को गतिविधि नहीं करा सकते क्या? क्या एक अकेले सिंगल बच्चे को रख के उसको कोई काम नहीं दे सकते क्या? आप लोग सोचिए सोचिए, थिंक अबाउट फर्स्ट ऑप्शन। यस, व्यक्तिगत भी हो सकती है, ए ज्यादा जोर दे रहा है। ठीक है, तो हमारा ए हो जाएगा गलत। अगर कहें गतिविधि समूह में कराई जाएगी तो क्या व्यक्तिगत गतिविधि नहीं होगी? बाकी सी ऑप्शन क्या कह रहा है देखिएगा, गतिविधि में शिक्षक की भूमिका भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए। गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी, क्योंकि गतिविधि हम बच्चों से करा रहे हैं, सारा काम बच्चे करेंगे, करता धरता बच्चे होंगे, टीचर एज अ सुविधा दाता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, शिक्षक का काम एक फैसिलिटेटर का होगा।
सुविधा था। शिक्षक का काम कृष्ण जी की तरह होगा और बच्चे जो होंगे वो अर्जुन होंगे। ठीक है, आइए, क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और बाद में आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें भी मोटिवेशन चाहिए रहता है भाई। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन आज भी हमने पढ़ाया, ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ाया था कि आप बच्चों में क्या उनके व्यवहार में उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए ध्यान न देता शक्ति, ये तो दोनों चले गए। अब पुरस्कार प्रशंसा में कौन जीतेगा भाई? पुरस्कार जीतेगा कि प्रशंसा जीतेगा? बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए अच्छा काम करने के लिए, लेकिन बच्चे को क्लास में ताली बजवा दीजिए सभी बच्चों से कि उसके पीठ थपथपा दीजिए, वाह बेटा बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उसको कौन सा अच्छा लगेगा? चॉकलेट खाएगा भूल जाएगा, चॉकलेट खाएगा भूल जाएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, लेकिन जो पीठ थपथपाया जाएगा ना वो याद रहेगा काफी टाइम तक। तो क्या करेंगे हम लोग? डी ऑप्शन यानी प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा पुरस्कार पर हावी है, यानी उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए प्रशंसा सबसे उपयुक्त हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैमिली प्लेस, अगला प्रश्न है, द फैमिली प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंट स्टडी एज अ प्राइमरी लेवल। यस, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि शुरुआत तो यहीं से होती है, क्योंकि परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, ये वजह है। बच्चों में परिवार का जुड़ाव होता है, ये वजह है। या यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ये वजह है। या परिवार विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए हम लोग क्लास में भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम तो चाहते हैं कि क्लास का भी वातावरण उनके घरेलू वातावरण से रिलेटेड हो, यानी जो कक्षा का वातावरण उनके पारिवारिक वातावरण से रिलेटेड हो, क्योंकि पारिवारिक वातावरण को बच्चा जानता है, उससे परिचित है, उसके संदर्भ में रहकर अगर हम कोई चीजें समझाएंगे तो बच्चों को आसानी समझ में आ जाएगा। यानी ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। वास्तविक स्थितियां इसलिए क्योंकि बच्चे की पहली अंतःक्रिया परिवार से होती है और परिवार में माँ से होती है, और माँ और परिवार से बच्चा क्या होता है? परिचित होता है। जिनसे परिचित रहेगा उनके सामने बच्चा गाना भी गाएगा, डांस भी कर लेगा, लेकिन जिनसे परिचित नहीं है चुपचाप बैठा रहेगा, भले उसको कितना भी आता रहे, भले उसकी मम्मी बोले कि बेटा डांस करके दिखाओ, तुमको आता है ना, बेटा गाना गा के सुनाओ, नहीं बोलेगा क्योंकि वो अपरिचित है। परिचित के सामने बच्चे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए चंचल जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कूट वाला इधर देख लीजिए, कूट है। ठीक है, पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के संबंध में कौन सा सही है? पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाना चाहिए, ये बोल रहा है। बच्चों को खोज के अवसर दे, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, मतलब तथ्यात्मक जानकारी, हैव मोर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का अभ्यास हो, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का अभ्यास हो। ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे, हाँ बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। क्या लगता है? 24 का ए, अजय जी ने 24 का ए बताया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि पाठ्यपुस्तक में परिभाषा होना गलत बात है, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता ये भी गलत, मतलब फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा हो, ये रटवाने वाले हो जाएंगे ना यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बच्चों को खोज के अवसर देना और साथ में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास, अभ्यास मतलब बच्चों को प्रैक्टिस कराना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करें? क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। तो बी और डी आपका गलत, मतलब सही हो जाएगा। सही पूछा ना, बी और डी। ओके, बहुत बढ़िया, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मोस्टली लोगों ने बताया है। जी यशवंत जी, ज्योति जी, नैना जी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया। हमने साइंस और सोशल साइंस को इंक्लूड किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके, बस्ते के बोझ को कम करना। 1993 यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति। ठीक है, और हम बात करें एनसीईआरटी 2005 का मूल सूत्र भी है लर्निंग विदाउट बर्डन, ये जानते रहिएगा। दोनों मिलते जुलते विषय हैं, इसलिए पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चा अपने पर्यावरण को कंप्लीटली समझ सके, यानी कि टू एनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हिज हर एनवायरमेंट एज अ होल। क्योंकि पर्यावरण की बात करें, देखिए पर्यावरण हमारे जो समाज है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। समाज की बात करें वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है, और पर्यावरण में बहुत सारी चीजें साइंस से रिलेटेड होती है। तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सबका सही है, बहुत बढ़िया जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? ये है क्या? रचनावादी दृष्टिकोण यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। हमारे पियाजे भी थे ना रचनावादी दृष्टिकोण वाले। सीखना रटकर याद करने की प्रक्रिया है। सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। सीखना उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा होता है। ये तो हमारे किसका है? ये तो थार्नडाइक जी का है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये थार्नडाइक है। ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण है। अच्छा बताइएगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। कुसुम जी बहुत बढ़िया, अजय जी बहुत बढ़िया, संस्कृति जी, सुशांति जी, सभी लोगों ने अच्छा कहा है जी। प्रियंका जी ओके। देखिए बात करते हैं रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में। रचनावादी दृष्टिकोण समझिएगा। देखिए मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की जा रही है। सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। आप ले सकते हो व्यगोस्की का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। वाइगोस्की ने बताया था बच्चे के पास क्षमता होती है, अगर बच्चे का संज्ञान विकास करना चाहते हैं तो एमक्यू का सहारा ले लीजिए, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक जानकार व्यक्ति के संपर्क में जाइए। हमारे पास जितना नॉलेज, अगर हम उसको नॉलेज को और बनाना चाहते हैं, हम अपने अंदर रचनात्मक दृष्टिकोण लाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें सामाजिक सहभागिता होनी चाहिए। तभी तो हम दूसरे के द्वारा नॉलेज को क्या करेंगे? गेन करेंगे और नॉलेज को क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे। है ना? सबको क्लियर है? चलिए दिख रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। सबको क्लियर दिख रहा है? ओके सबको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, सबको क्लियर है? तो देखिए आज हमारे 26 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन कराना चाह रहे थे लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो चुका है। ठीक है, ओके। सो आज हम लोगों ने कुल ये 26 ही क्वेश्चन लिए थे जो कि पैडागोजी बेस्ड थे। इतना ध्यान रखिएगा जितना क्वेश्चन आज आपने देखा है ना, आगामी सीजी टेट का ही एग्जाम क्यों ना हो, आगामी शिक्षक भर्ती का ही एग्जाम क्यों ना हो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यही फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, इसी फॉर्मेट में हर सब्जेक्ट आप समझ सकते हैं। तो अपने ज्ञान को और सुदृढ़ करिए, बेहतर करिए, सीखिए, प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं उसको जानिए। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाद में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह हम आपको ऐसे ही आगामी टाइम में आपको इसी तरह की और भी क्लासेस हम प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप लोग सीखें। और श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और भी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है और बेहतर क्लास मिलेगी बेहतर कंटेंट के साथ। ठीक है जी। स्वाति मैम, सबका डाटा खत्म हो जाता है। देखिए अगर आपको इसकी पूरी क्लास ज्वाइन करनी है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारे यहाँ सीजी टेट की लाइव बैच चल रही है। ठीक है, लाइव बैच जो चल रही है उसका नाम है क्या? आधार बैच। ठीक है, जो बैच चल रही है वो आधार बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, या अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती में हमारे यहाँ वर्ग 2-3 की दोनों की क्लासेस हो रही है। जो बैच है हमारी नई बैच है वो है निश्चय बैच। ठीक है, निश्चय बैच। अगर आप इसके साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट थियरी क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दिया जाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 9170066499 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या 8787045655 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कांटेक्ट करते हैं अभी तो आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा ऑफर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा। सो ये रही आज की क्लास। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के साथ। तो अभी के लिए फिलहाल सभी को धन्यवाद। बेसिक मैथ की क्लास की देखिए लगभग टॉपिक कंप्लीट हो चुकी थी, बट जो बचा हुआ है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी ही संभवतः। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय श्री श्याम, खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर स्माइल रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम। गुड नाइट।